हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं इतिहास में भारत में राष्ट्रवाद का लास्ट पार्ट पढ़ा रहा हूँ। पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ध्यान से सुनेंगे। आज मेरे ख्याल से चैप्टर एंड कर दूंगा। आज डॉक्टर अंबेडकर ने 1930 में दलितों को दलित वर्ग एसोसिएशन में संगठित किया। दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र के सवाल पर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ उनका काफ़ी विवाद हुआ। जब ब्रिटिश सरकार ने अंबेडकर की मांग मान ली तो गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए। उनका मत था कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था से समाज में उनके एकीकरण की प्रक्रिया धीमी पड़ जाएगी। आखिरकार अंबेडकर ने गांधी जी की राय मान ली और सितंबर 1932 में पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर कर दिए। इससे दलित वर्ग को प्रांतीय एवं परिषदों में आरक्षित सीटें मिल गई। हालांकि उनके लिए मतदान सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में ही होता था, फिर भी दलित आंदोलन कांग्रेस के नेतृत्व में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को शंका की दृष्टि से देखा जा रहा था। अब यहाँ क्या हुआ, जब मुस्लिम लोगों ने मांग की थी अलग निर्वाचन की, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी निर्वाचन की मांग करने लगे थे, तो गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए। इस तरह से 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट हस्ताक्षर हुआ था। अब कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक बार फिर गठबंधन का प्रयास किया। 1927 में ऐसा लगा भी कि अब एकता स्थापित हो जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण मतभेद भावी विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व के सवाल पर थे। मुस्लिम लीग के नेताओं में से एक मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था कि अगर मुसलमानों को केंद्रीय सभा में आरक्षित सीटें दे दी जाए और मुस्लिम बहुल प्रांतों जैसे बंगाल और पंजाब में मुसलमानों को आबादी में प्रतिनिधित्व दिया जाए तो वे मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक की मांग छोड़ने के लिए तैयार हैं। प्रतिनिधित्व के सवाल पर यह बहस मोहबिसा चल ही रहा था कि अचानक 1928 में आयोजित किए गए सर्वदलीय सम्मेलन में हिंदू महासभा के M.R. जयकर ने इस समझौते के लिए किए जा रहे प्रयासों की खुलेआम निंदा शुरू कर दी, जिससे इस मुद्दे के समाधान की सारी संभावनाएं समाप्त हो गई। अब हम आगे चलेंगे। सामूहिक अपनेपन का भाव, किस तरह से ये बाल गंगाधर तिलक का चित्र देख रहे हैं आप। राष्ट्रवाद की भावना तब पनपती है जब लोग ये महसूस करने लगते हैं कि वे एक ही राष्ट्र के अंग हैं, जब वे एक दूसरे को एकता के सूत्र में बांधने वाली कोई साझा बात ढूंढ लेते हैं। लेकिन राष्ट्र लोगों के मस्तिष्क में एक यथार्थ का रूप कैसे लेता है? विभिन्न समुदायों, क्षेत्रों या भाषाओं से संबंध अलग अलग समूहों ने सामूहिक अपनेपन का भाव कैसे विकसित किया? सामूहिक अपनेपन की यह भावना आंशिक रूप से संयुक्त संघर्षों के चलते पैदा हुई थी। इनके अलावा बहुत सारी सांस्कृतिक प्रक्रियाएं थी जिनके जरिए राष्ट्रवाद लोगों की कल्पना और दिलो दिमाग पर छा गया था। इतिहास व साहित्य, लोक कथाएं व गीत, चित्र व प्रतीक सभी ने राष्ट्रवाद को साकार करने में अपना योगदान दिया था। अब राष्ट्रवाद के लिए क्या करने लगे? चित्रकारों के जरिए विभिन्न प्रकार के चित्र बनाए जाने लगे, जिससे कि लोगों के जहन में राष्ट्रवाद की भावना का विकास हो। जैसे ये अविंद्रनाथ टैगोर ने एक चित्र बनाया था, भारत माता का चित्र 1905 में बनाया था।
ये देखिए, ये राष्ट्रवाद के विकास के लिए बनाया था, ताकि लोगों के ज़हन में राष्ट्रवाद की भावना जागृत हो और राष्ट्र के प्रति प्रेम हो। जवाहरलाल नेहरू का तस्वीर देखो, पुष्प लिए हुए, ये भी राष्ट्रवाद की भावना का प्रतीक है। नेक्स्ट है आपका एक चित्र और है भारत माता का। देखिए, ये सब राष्ट्रवाद के विकास के लिए बनाया गया था। भारत माता की यह छवि अविनाश टैगोर द्वारा चित्रित छवि के बिल्कुल विपरीत है। यहाँ भारत माता के हाथों में त्रिशूल है और वह हाथी व शेर के बीच खड़ी है। ये दोनों ही शक्ति और प्रतीक है। यहाँ ये भी दर्शाया गया है कि भारत के जो रखवाले हैं वो कितने शक्तिशाली हैं। इसलिए हमें, जब हमारे सामने देवी देवता भारत की ओर से लड़े तो हमें क्या डर है। इस वजह से देश के प्रति राष्ट्र भावना जागृत किया था चित्रकारों ने। अब जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं को एकजुट करने और उनमें राष्ट्रवाद की भावना भरने के लिए इस तरह के चिन्हों और प्रतीकों के बारे में और ज्यादा जागरूक होते गए। के दौरान एक झंडा जो पीला लाल रंगों के द्वारा तैयार किया गया, तो ब्रिटिश भारत के 8 प्रांतों का प्रतिनिधित्व करते कमल के 8 फूल और हिंदुओं व मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता एक अर्धचंद्र दर्शाया गया था उस डे में के बीच में। 1921 तक गांधी जी ने भी स्वराज्य का झंडा तैयार कर लिया था। यह भी तिरंगा सफेद और लाल था। इसके मध्य में गांधीवादी प्रतीक चरखे को जगह दी गई थी, जो स्वावलंबन का प्रतीक था। जुलूसों में झंडा थामे चलना शासन के प्रति अवज्ञा का संकेत था। इस तरह से विरोध कर किस तरह से चैप्टर का अंत हो रहा है। अब देखते हैं पढ़ते निष्कर्ष क्या निकलता है कि अंग्रेज सरकार के खिलाफ बढ़ता गुस्सा विभिन्न भारतीय समूहों और वर्गों को